नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक नए देश में अपना वजूद ढूंढने के बारे में है। इस स्टोरी का नाम है स्विमिंग लेसन्स जिसे लिखा है रोहिंटन मिस्त्री ने। अगर आपने इस टेक्स्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ समझाऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट पर फोकस करेंगे। कंटेक्स्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ऑथर के माइंड और उस वक्त के सोशल एनवायरनमेंट का पता चलता है, जिसके बिना स्टोरी का असली डीप मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर की बायोग्राफी और लिटरेरी कंटेक्स्ट की। रोहिंटन मिस्त्री का जन्म 1952 में बॉम्बे में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 1975 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और टोरंटो, कनाडा में माइग्रेट कर गए थे। ये ज्योग्राफिकल और कल्चरल शिफ्ट उनकी राइटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्विमिंग लेसन्स एक्चुअली उनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की आखिरी स्टोरी है, जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम फिरोजशाह बाग। ये स्टोरी काफी ज्यादा सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब इसमें रोहिंटन मिस्त्री ने अपने खुद के इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस को फिक्शनलाइज करके प्रेजेंट किया है काफी अच्छे से। जब आप एक नए देश में जाते हैं तो जो साइकोलॉजिकल एलिनेशन और अकेलापन फील होता है वो इस नैरेटिव का कोर फाउंडेशन है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में रोहिंटन मिस्त्री का बहुत बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक इंडियन टच दिया है, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वो अपने पारसी हेरिटेज और कनाडा के मॉडर्न एक्सपीरियंसेस को एक साथ बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को, साउथ एशियन इमिग्रेशन और सिस्टमिक रेसिज्म का कंटेक्स्ट। 1970s और 80s के टाइम में कनाडा का एनवायरनमेंट कैसा था? उस वक्त साउथ एशियन इमिग्रेशन कनाडा में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बहुत सारे प्रोफेशनल्स और सेमी स्किल्ड वर्कर्स टोरंटो जैसे अर्बन सेंटर्स में सेटल हो रहे थे। लेकिन इन इमिग्रेंट्स को नए देश में सीवियर सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और ओवर्ट पब्लिक वायलेंस फेस करना पड़ा। टोरंटो को वैसे तो एक कलर ब्लाइंड और टॉलरेंट सिटी माना जाता है, लेकिन रियलिटी में माइनॉरिटीज के लिए वहां का माहौल काफी ज्यादा हॉस्टाइल है। इस रेशियल हॉस्टिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें स्विमिंग लेसन्स के प्रोटैगनिस्ट केरसी बॉयज पर दिखता है। स्टोरी में एक क्रूशियल इंसिडेंट है जब केरसी पब्लिक पूल में स्विमिंग सीखने जाता है और वहां लॉकर रूम में कुछ टीनेजर्स उस पर रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं, जैसे पाकी पाकी स्मेल द करी। इस एक सीन से हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि उस दौर में कनाडा में साउथ एशियंस के लिए एसिमिलेट होना, यानी कि वहां के मेन स्ट्रीम कल्चर में घुलना मिलना कितना ज्यादा ट्रोमेटिक था। केरसी को लगने लगता है कि उसका अपना एशियन ब्राउन बॉडी ही उसके और कैनेडियन सोसाइटी के बीच इनसरमाउंटेबल बैरियर है। इसके बाद हमारा तीसरा और सबसे डीप कंटेक्स्ट आता है पारसी डायस्पोरा और ज़ोरोस्ट्रियन आइडेंटिटी का। पारसीज एक्चुअली उन ज़ोरोस्ट्रियंस के डिसेंडेंट्स हैं जो 7th सेंचुरी में इस्लामिक परसिक्यूशन से बचने के लिए पर्शिया, जो कि अब ईरान है, वहां से भागकर इंडिया आ गए थे। इंडिया में स्पेशली बॉम्बे में ये कम्युनिटी काफी प्रॉस्पेरस, हाईली एजुकेटेड और वेस्टर्नाइज्ड बन गई। इन्होंने बॉम्बे के इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे टाटास का स्टील इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन और दादा भाई नरोजी का फ्रीडम मूवमेंट में हिस्टोरिकल रोल। स्टोरी में केरसी बॉयज के फादर इस प्राउड हिस्टोरिकल लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि उनका बेटा केरसी अपनी स्टोरीज में फिरोजशाह बाग के ऑर्डिनरी और इसेंट्रिक लोगों के बारे में लिखता है, पर पारसी इसकी ग्रैंड हिस्ट्री और फिलेंथ्रोपी के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ पेरेंट्स को अपने बेटे के स्पिरिचुअल डिसलोकेशन की भी बहुत फिक्र होती है। उन्हें डर है कि कनाडा जाकर केरसी ने अपने ज़ोरोस्ट्रियन प्रैक्टिसेस छोड़ दी हैं। उन्हें लगता है कि वो अपना सेक्रेड शर्ट और सेक्रेड थ्रेड नहीं पहनता डेली। उन्हें ये भी लगता है कि उसने रिलीजन्स के बेसिक को कंप्लीटली भुला दिया है, जैसे मनाशनी, गवाशिनी और कुनाशिनी, यानी कि गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स। ये रिलीजियस डिटैचमेंट स्टोरी में वाटर सिंबलिज्म के थ्रू बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाया गया है। बॉम्बे में समुंदर एक सेक्रेट डोमेन है जिसे एवन यजाद प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि जोरोस्ट्रियन फेथ में गार्जियन ऑफ वाटर माने जाते हैं। जबकि कनाडा में केरसी का कनेक्शन पानी से सिर्फ एक स्टराइल म्युनिसिपल स्विमिंग पूल तक रह जाता है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन से बिल्कुल अकेला, खाली, एलिनेटेड और स्पिरिचुअल आइसोलेशन को परफेक्टली हाईलाइट करता है। तो दोस्तों ये था स्विमिंग लेसन्स का एक डिटेल्ड कंटेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट समझने के बाद चलिए अब हम स्टोरी की एक्चुअल दुनिया में एंटर करते हैं और इसकी एक डिटेल्ड समरी देखते हैं। स्विमिंग लेसन्स की नैरेटिव बिल्कुल स्ट्रेट या लीनियर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दो अलग-अलग टाइमलाइंस और लोकेशंस में पैरेलली चलती है।
एक टोरंटो कनाडा में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और दूसरी बॉम्बे इंडिया में जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं। इस शिफ्ट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस वीडियो में इसको दो अलग अलग पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले टोरंटो वाले पार्ट को देखते हैं। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है केसी बॉयस। केसी टोरंटो के डॉन मिल्स एरिया में एक लो राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकेला रहता है। जब आप नए देश में आते हैं तो जो एक डीप आइसोलेशन होता है, केसी बिल्कुल वही फेस कर रहा है। वो बिल्डिंग में लोगों को दूर से ऑब्जर्व करता है पर किसी से बात नहीं करता। लॉबी में उसे अक्सर एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि व्हील चेयर पर एक स्ट्रोक विक्टिम है। ये ओल्ड मैन केसी को बॉम्बे में उसके ग्रैंडपा की याद दिलाता है जो पार्किंसंस डिसीज से सफर करते थे और अपने आखिरी वक्त में ऐसे ही अकेलेपन में थे। केसी की बिल्डिंग में और भी कई सारे अजीब और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक पोर्टुगीज वुमेन जो हर वक्त अपना दरवाजा थोड़ा खुला रखती है ताकि बिल्डिंग की वो सारी गॉसिप्स को कलेक्ट कर सके, और ब्रेथे जो कि एक लाउड और स्ट्रॉन्ग यूगोसेल्वियन बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट है। केसी इन सबको बस टाइटल से जानता है, उनके एक्चुअल नाम कभी उसने पूछने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन केसी डिसाइड करता है कि वो फाइनली कैनेडियन सोसाइटी का हिस्सा बनेगा और एडल्ट स्विमिंग क्लासेस लेगा। इसके लिए वो सर्फ किंग ब्रांड के नए स्विमिंग ट्रंक्स खरीदता है। यह डिसीजन उसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि बचपन में बॉम्बे के चौपाटी बीच पर उसने स्विमिंग सीखने की कोशिश की थी, पर वहां समुंदर का पानी गार्बेज और रिलीजियस रिचुअल्स के बचे हुए आइटम से इतना ज्यादा डर्टी था कि उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। उसे उम्मीद होती है कि टोरंटो का साफ और स्ट्रक्चर्ड स्विमिंग पूल उसके इस पुराने फेलियर को बदल देगा। लेकिन जब केरसी लोकल हाई स्कूल के पूल में अपनी पहली क्लास लेने जाता है तो रियलिटी बहुत ही ज्यादा हार्श होती है। लॉकर रूम में तीन टीनेजर्स उसको देखकर नक्खड़पन से रेसिस्ट कमेंट्स पास करने लगते हैं। वो गाना गाते हैं, पाकी पाकी स्मेल लाइक करी। इस इंसिडेंट से केरसी अंदर तक डर जाता है। फिर पूल में उसका इंस्ट्रक्टर जिसका नाम रॉन है, केरसी को बिना किसी वार्निंग के सीधा 15 फुट डीप एंड में ले जाकर पानी में कूदने को कहता है। केरसी बुरी तरह पैनिक हो जाता है, पानी निगल लेता है और किसी तरह सेफ्टी हुक को पकड़कर कसकर पकड़कर अपनी जान को बचा लेता है। इस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस और उन रेसिस्ट कमेंट से डर के वो आगे की सारी क्लासेस छोड़ देता है। इस फेलियर को वो एक स्टिल बर्थ का नाम देता है, यानी एक ऐसी नई शुरुआत, एक रीबर्थ जो जन्म लेने से पहले ही मर गई। उसका कैनेडियन कल्चर में घुलने मिलने का पहला मेजर अटेम्प्ट यहाँ पर फेल हो जाता है। धीरे धीरे विंटर का टाइम आता है और अपार्टमेंट की हीटिंग खराब हो जाती है, जिससे फ्रीजिंग ठंड में केरसी और भी ज्यादा एलिनेटेड हो जाता है। फिर आखिरकार जब स्प्रिंग सीजन आता है तो केरसी एक बड़ा स्टेप लेता है। अपने बाथरूम में शावर लेने के बजाय वो अपने टब को प्रॉपरली क्लीन करता है और उसमें कंप्लीटली इमर्स होकर लेट जाता है। वो पानी के अंदर अपनी आंखें खोलता है। ये बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट है। ये प्राइवेट स्मॉल इमर्शन उसका एक्चुअली वाटर रीबर्थ बन जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ को एक्टिवली जिएगा और अपने नेबर्स के नाम भी पूछेगा। पर जब वो उस ओल्ड मैन का नाम पूछने लॉबी में जाता है तो पोर्टुगीज वुमेन उसे बताती है कि वो ओल्ड मैन पिछली रात ही मर चुका है। केसी को तब रियलाइज होता है कि इमोशनल डिटैचमेंट का रिजल्ट कितना ज्यादा ट्रैजिक हो सकता है। उसने उस इंसान का नाम पूछे बिना ही उसको खो दिया। अब आते हैं स्टोरी की दूसरी टाइमलाइन पर जो बॉम्बे में चल रही है। ये पूरी टाइमलाइन बुक में इटैलिक्स फॉन्ट में लिखी गई है और बिना ज्यादा पंचुएशन के कंटिन्यूअस फ्लो में पढ़ी जाती है, जो केरसी के लेटर्स और उसकी लिखी हुई बुक पर उसके पेरेंट्स के रॉ रिएक्शंस को बताती है। हमें पता चलता है कि केरसी कनाडा में बस अकेलेपन से नहीं जूझ रहा, बल्कि उसने अपनी इन्हीं यादों से एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिख डाली जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम फ्रोशाबाग। जब उसके पेरेंट्स को बॉम्बे में ये बुक पार्सल के रूप में मिलती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड और बेहद खुश हो जाते हैं। जब दोनों पेरेंट्स उस बुक की स्टोरीज को पढ़ते हैं तो उनका रिएक्शन कंप्लीटली अपोजिट होता है। मदर बुक पढ़कर बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा कनाडा में बहुत ही अकेला और दुखी है। तभी तो वो बॉम्बे के पास्ट और अपने बचपन की छोटी से छोटी और सैड डिटेल को इतना डीपली याद कर रहा है। पर दूसरी तरफ फादर का पर्सपेक्टिव एक लिटरेरी क्रिटिक जैसा है। वो कहते हैं कि केरसी को पारसी कम्युनिटी की ग्लोरियस हिस्ट्री, जैसे टाटास की इंडस्ट्री या दादा भाई नरोजी के फ्रीडम मूवमेंट के बारे में लिखना चाहिए था, ना कि सिर्फ फिरोज बाग के आम लोगों और उनकी गरीबी के बारे में। फादर ये भी आर्ग्यू करते हैं कि एक राइटर को किसी इंसिडेंट को बिना इमोशन के ऑब्जेक्टिवली लिखना चाहिए। कम से कम 10 साल का आर्टिस्टिक डिस्टेंस उसको उसके लिए चाहिए होता है। इसलिए केरसी अभी अपने प्रेजेंट की जगह अपने पास्ट के बारे में लिख रहा है।
स्टोरी के बिल्कुल एंड में दोनों पेरेंट्स इस बुक की आखिरी स्टोरी पढ़ लेते हैं, जो डायरेक्टली खुद स्विमिंग लेसन ही है। फादर एक बहुत ही डीप और फिलोसफिकल कंक्लूजन देते हैं, द होल स्टोरी कैन नेवर बी टोल्ड, द होल ट्रुथ कैन नेवर बी नोन। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेंट की जिंदगी की आधी अधूरी सच्चाई, उसकी पुरानी यादें और नई लाइफ का स्ट्रगल, इन सब का पूरा सच कभी किसी एक कहानी में कंप्लीटली बयां ही नहीं किया जा सकता। मदर इन सारी थ्योरीज को रिजेक्ट करके बस इस सिंपल सी बात से खुश हो जाती है कि वो कम से कम अपने बेटे के लिखे हुए शब्दों से तो जुड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी इस लेयर्ड और खूबसूरत स्टोरी की कंप्लीट समरी। तो चलिए अब बिना किसी डिले के हम सीधा जंप करते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, थीम्स एंड एनालिसिस। अगर आपने पिछले सेक्शन ध्यान से सुने हैं, तो आपके माइंड में केरसी की जर्नी का एक क्लियर पिक्चर बन चुका होगा। लेकिन अब हम इस स्टोरी को सरफेस से थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे, क्योंकि रोहिंटन मिस्त्री की राइटिंग में हर छोटी चीज का एक बड़ा हिडन मीनिंग होता है। स्टोरी का सबसे बड़ा थीम है एक इमिग्रेंट की आइडेंटिटी क्राइसिस और उसका एलिनेशन, यानी अपने आसपास के लोगों से कटा हुआ महसूस करना। जब केरसी बॉम्बे छोड़कर टोरंटो आता है, तो वो दो अलग-अलग कल्चर्स के बीच में फंस जाता है, जिसे टेक्स्ट में फ्लूइड आइडेंटिटी कहा गया है। केरसी फिजिकल फॉर्म में तो कनाडा में है, पर इमोशनली वो अभी भी फिरोजशाह में ही जी रहा है। वो अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में एसिमिलेट नहीं हो पाता, मतलब घुल-मिल नहीं पाता। अगर आप ध्यान दें, तो केरसी अपनी बिल्डिंग में किसी का नाम नहीं जानता। वो सबको लेबल से बुलाता है, जैसे द ओल्ड मैन या फिर पोर्टुगीज वुमेन। ये लेबल देना उसके अकेलेपन और कनाडा के मल्टीकल्चरल रियलिटी से उसकी दूरी को हाईलाइट करता है। वो नॉन वाइट इमिग्रेंट होने का बोझ उठा रहा है, जहाँ उसका एशियन ब्राउन बॉडी उसके लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया है। अब आते हैं स्टोरी के सबसे मास्टर स्ट्रोक पर, जो कि है वाटर सिंबलिज्म। टेक्स्ट डायरेक्टली बताता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सिंबल ऑफ लाइफ एंड रीजनरेशन है। लेकिन केरसी के लिए पानी हमेशा से फ्रस्ट्रेशन और डर का कारण रहा है। स्टोरी में तीन अलग-अलग वाटर बॉडीज हैं, और तीनों उसकी मेंटल स्टेट के ट्रांजिशन को दिखाते हैं। पहला है बॉम्बे का चौपाटी बीच। केरसी याद करता है कि बचपन में वहां वो स्विमिंग इसलिए नहीं सीख पाया था, क्योंकि वो डेविल एंड द डीप ब्लू सी के बीच फंसा था। गरीबी की वजह से प्राइवेट क्लब्स नहीं जा सकता था, और चौपाटी बीच का पानी गार्बेज और पारसी रिलीजियस ऑफरिंग से भरा होता था। इन रिलीजियस लेफ्टओवर्स को अवन यजात को सौंपा जाता था, जो जोरोस्ट्रियन फेथ में गार्जियन ऑफ द सी हैं। वो पानी सेक्रेट तो था, पर फिजिकली इतना एब्जेक्ट यानी कि डर्टी था कि केरसी कभी उसमें उतर ही नहीं पाया। दूसरा वाटर बॉडी है टोरंटो का हाई स्कूल का स्विमिंग पूल। ये पूल एकदम साफ, क्लोरीनेटेड और स्ट्रक्चर्ड है, जो प्रॉपरली कैनेडियन सोसाइटी के रूल्स को रिप्रेजेंट करता है। केरसी को लगता है कि यहाँ सीखने से उसका पुराना फेलियर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ लॉकर रूम में जब टीनेजर्स उसे चिढ़ाते हैं, उस पर रेसिस्ट कमेंट करते हैं, और इंस्ट्रक्टर उसे 15 फुट गहरे पानी में जाने के लिए मजबूर करता है, तो केरसी डर के मारे स्विमिंग ही छोड़ देता है। इस फेलियर को वो एक स्टिल रीबर्थ कहता है, मतलब उसका ये नए कल्चर में एसिमिलेशन का अटेम्प्ट पैदा होने से पहले ही मर गया। तीसरा और आखिरी वाटर बॉडी है उसका प्राइवेट बाथ। स्प्रिंग सीजन आने पर केरसी अपने बाथटब को साफ करता है और उसमें कंप्लीटली इमर्स हो जाता है। ये बाथटब बहुत स्मॉल और प्राइवेट स्पेस है, जो इस बात को दर्शाता है कि कल्चरल इमिग्रेशन की शुरुआत किसी पब्लिक पूल में नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर होती है। जब वो पानी के अंदर अपनी आंखें खोलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसने दुनिया को स्टेयर ब्लाइंडली करना बंद कर दिया है। यही उसका सच्चा वाटरी रीबर्थ है, जहां वो एक्टिवली अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेता है। एक और बहुत ही प्यारा ट्रांजिशन जो मिस्त्री ने यूज किया है, वो है मेमोरीज का। एक इमिग्रेंट के लिए उसकी यादें ही उसका असली घर होती हैं। टोरंटो में केरसी को हर वो सेंसरी डिटेल बॉम्बे की याद दिलाती है। जब कनाडा की बिल्डिंग का एलिवेटर साउंड करता है, तो उसे बॉम्बे के घूटंग खूटंग शब्द की याद आती है। जब हॉलवे में मेडिसिनल स्मेल आती है, तो उसे ओल्ड मैन के रूप में अपने ग्रैंडपा की याद आती है। यहाँ तक कि जब वो कनाडा में रियल स्नो देखता है, तो उसे इंडिया में पहाड़ी गए एडिन ब्लाइटन की बुक्स की आर्टिफिशियल स्नोमैन की याद आती है। ये कंटिन्यूअस शिफ्टिंग दिखाता है कि उसका दिमाग लगातार दोनों वर्ल्ड्स के बीच ऑसिलेट कर रहा है। अब आते हैं एक थोड़े से टेक्निकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, जो कि है मेटाफिक्शन। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी जो इस बात के लिए अवेयर है कि वो खुद एक स्टोरी है। रोहिंटन मिस्त्री ने अपनी स्टोरी में अपना क्रिटिक डाल दिया है। टोरंटो का नैरेटिव नॉर्मल टेक्स्ट में चलता है, जबकि बॉम्बे में उसके पेरेंट्स का रिएक्शन कंटिन्यूअस इटैलिक फॉन्ट में चलता है। बिना ज्यादा पंचुएशन के इस रिएक्शन को लिखा गया है। स्टोरी में एक लिटरेरी डिबेट होती है। मदर स्टोरी को इमोशनली पढ़ती है। उन्हें लगता है कि केरसी ये सब इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो दुखी और नॉस्टैल्जिक है,
दूसरी तरफ फादर थ्योरेटिकल एंगल लगाते हैं। वो कहते हैं कि केर्सी आर्टिस्टिक डिस्टेंस अचीव कर चुका है, क्योंकि एक राइटर को किसी एक्सपीरियंस को कंप्लीटली प्रोसेस करके उस पे लिखने में लगभग 10 साल लगते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि एक इमिग्रेंट राइटर की ट्रुथ और उसकी फैमिली के अपेक्षाओं में कितना बड़ा फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आखिर में इस ब्रिलियंट स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? स्विमिंग लेसन सिर्फ एक लड़के के स्विमिंग सीखने की कहानी नहीं है। ये एक इमिग्रेंट के इनर स्ट्रगल, उसकी बिखरी हुई यादों और एक बिल्कुल नई और कभी-कभी हॉस्टाइल दुनिया में अपना वजूद ढूँढने की दास्तान है। स्टोरी के एंड में फादर एक बहुत ही प्रोफाउंड लाइन बोलते हैं, "द होल स्टोरी कैन नेवर बी टोल्ड, द होल ट्रुथ कैन नेवर बी नोन।" ये कोट परफेक्टली समराइज करता है उस कॉम्प्लेक्स डायस्पोरिक एक्सपीरियंस को। एक इमिग्रेंट का डर, उनका पास्ट, उनका रेसिज्म फेस करना और उनकी छोटी-छोटी जीत, ये सब मिलाकर इतना विशाल होता है कि इसे एक सिंपल नैरेटिव में पूरी तरह बाँधा नहीं जा सकता। पर उम्मीद बाकी है। अपने वॉटरी रीबर्थ के बाद केर्सी फाइनली डिसाइड करता है कि वो ट्रीज़ की बुक खरीदेगा, पड़ोसियों के नाम जानेगा और आगे बढ़ेगा और एसिमिलेट करेगा, यानी कि घुलेगा-मिलेगा अपने कल्चर में। वो अपने रूट्स को भुला नहीं रहा, बल्कि वो अपनी नई रियलिटी में एक्टिव रोल लेने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस रोहिंटन मिस्त्री के मास्टरवर्क स्विमिंग लेसन्स पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब ये स्टोरी पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं स्टोरी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।